दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईएसआई कॉरपोरेशन, जो औद्योगिक मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो इस मामले को गंभीरता से और गहराई से बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जसवंत सिंह मौजूद हैं। इन्होंने करीब 36 साल ईएसआई में ही सेवाएं दी हैं। तो आज सबसे बड़ा विषय जो हमारे सामने, हमारे देश भर में 4 करोड़ मजदूर हैं जो ईएसआई को लगातार उनके वेतन से वसूली की जाती है, लेकिन इलाज के नाम पे उनको लगभग ठेंगा दिखाया जाता है, उनको चक्कर कटाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है। और इसमें एक बड़ा खेल ये है, वसूली तो करता है कॉरपोरेशन और जबरदस्ती करता है, कानून के दायरे में करता है, कानून के दम पे करता है, कानून के डंडे से करता है, लेकिन खर्च करने के नाम पे फिर वो गेम खेलता है कि ये काम तो राज्य सरकार करेंगी, क्योंकि चिकित्सा सेवाएं जो हैं राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सेवाओं को दे दिया, राज्य सरकारों को दे दिया। और दावा यह है कि राज्य सरकारें करेंगी, लेकिन जितना भी खर्च करेंगी तो उसका 7वां हिस्सा कॉरपोरेशन उनको दे देगा। यानी अगर सरकार 8 रुपए खर्च करती है तो कॉरपोरेशन उसको 7 रुपए दे देगा। अब दुर्भाग्य ये है कि ना तो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है, ना इनको देना पड़ता है। सरकार भी मौज में, कॉरपोरेशन भी मौज में, मरने को वो मजदूर जिसकी तनख्वाह से पैसा कटता है। तो इस मामले में हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले लगभग दिसंबर से हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो श्रेणी है बिल्कुल नालायक है, इसे पता तो कुछ है नहीं बेचारे को, पर इसको जो चलाने वाले हैं वो इससे भी बड़े धूर्त हैं और उनको समझाने की कोशिश करो तो समझना नहीं चाहते। उनको खूब समझाया है, तुम्हारे पास इतना बजट तुम बना सकते हो, करीब 960 करोड़ रुपए तुम बजट बना सकते हो, जिसका 7वां हिस्सा कॉरपोरेशन देगा, लेकिन करना नहीं, काम ही नहीं करना। तो इस विषय में मैं डॉक्टर से पूछूंगा कि उनकी क्या राय है और वो क्या किस ढंग से देखते हैं। अभी जो बजट बनाया है, इस बजट के अंदर भी क्या बदमाशी हुई है। जब भी बजट हमेशा पेश होता रहा है तो बजट जो पेश होगा तुरंत ही पोर्टल पे, हरियाणा सरकार के पोर्टल पे उसको अपलोड कर दिया जाता था, और इस बार उसको अपलोड करने में ही मेरे ख्याल में कई हफ्ते लग गए होंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे कितने हफ्ते लगे हैं। और उसके अंदर एक्चुअली क्या है, अपलोड करने में पूरी बारीकियां खोल के बताई जाती हैं, किस किस काम पर कितना और कैसे कैसे खर्च किया जाता है। उसको ये गोल मोल छुपाने की कोशिश करते रहे थे। तो अब वो क्योंकि अपलोड हो गया है तो कुछ बातें खुल के सामने आई हैं, जिन पे मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप इस पे थोड़ा रोशनी डालिए कि आपने बजट में अपलोड होने पर आपने क्या देखा है और ईएसआई के मामले में ये क्या घपलेबाजी कर रहे हैं, जरा हमें कुछ समझाने की कोशिश करें मेरे दर्शकों को। धन्यवाद सतीश जी। आपको जैसे मालूम है, हमने पिछले पॉडकास्ट में जो अपना पूरा हमने कोशिश की थी कि हरियाणा सरकार को हम ये समझा सकें कि वो ईएसआई हेल्थ केयर का 960 करोड़ का बजट बना सकते हैं। और मुझे मौका मिला मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखने का, तो मैंने बात रखी, लेकिन वो बात पूरे ढंग से कोशिश की गई कि उसको दबाया जाए। तो मैंने लिखित रूप में, हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल बनाया था जो सुझाव लेता है इन बजट संबंधी उनके, तो मैंने उसके ऊपर अपना बजट अपलोड किया और उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ जी आपका रिसीव हो गया है। फिर मैंने जो एक मतलब स्वास्थ्य इसके मतलब वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों को ईमेल से भी ये सारी सूचनाएं भेजी, और मेरे को आशा थी कि इस बार के बजट में कुछ अच्छा मेरे को देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार मेरे को मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। उन्होंने सुनी तो कुछ नहीं आपकी, मैं कहा बात भी नहीं, हाँ, उन्होंने जो मैंने अपनी बात पूरी रख दी थी और लिखित में उनके पास पहुंच गई है। तो मेरे को ये आशा थी कि इन सब कारणों को किसी ना किसी ने तो वो कागज पढ़े होंगे। तो उसका मेरे को बड़े दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल जितना बजट इनका है उससे भी बजट कम कर दिया गया है।
कितना था पिछले साल? पिछले साल इन्होंने 446 करोड़ का बजट मतलब किया था, रिवाइज करके 446 करोड़ खर्च करने का इन्होंने मतलब फैसला किया था। खर्च कितना किया? खर्च अप्रोक्सीमेटली 440-445 के करीब हुआ है। अच्छा जी। लेकिन इस साल का बजट रखा है 403 करोड़, पिछले साल से घटा दिया है। तो आपकी बात को तो मेरे को लगता है कि मेरी बात का सही उन्होंने लिया कि भाई तुम बढ़वाना चाहते हो, हम तो घटा ये लो हम आपको घटा देते। हम्म। तो एक तो ये मेरे लिए भी बड़े दुख की बात है कि मैं मजदूरों की बात उठाऊं और उनका बजट घट जाए, तो इससे तो ना उठाना शायद बेहतर होता है। लेकिन खैर, हो सकता है ये अगले साल तक फिर ये मतलब जैसे खर्चा बढ़ेगा तो इसको बीच में एक मौका होता है इनके पास अक्टूबर के महीने में बढ़ाने का, रिवाइज करने का, तो हो सकता है रिवाइज तब कर लें कुछ इसके लिए। तो एक तो ये मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं कि इतने सब कोशिशों के बावजूद भी मेरे को सिवाय जो कंप्यूटर जनरेटेड रिसीट जो मिलती है वो तो मेरे को मिली, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत रूप से आप खुद समझाना चाह रहा था, समझना भी चाह रहा था कि भाई कोई इस बात को सही से समझ करके अगर लागू करे तो हरियाणा के 40% आबादी की स्वास्थ्य का इंतजाम इतने बढ़िया ढंग से हो सकता है कि जो आप सोच नहीं सकते। फिर बीके जैसे अस्पताल जो जिला अस्पताल है, इनका लोड घट जाएगा, लोड घटेगा। 40 मतलब 75 करोड़ परिवारों में से अगर 30 करोड़ 75 लाख परिवारों को, सॉरी जो है 75 लाख परिवारों में से 30 लाख परिवार अगर ईएसआई कवर्ड है तो करीब 40% की आबादी बनती है। अगर 40% आबादी का इलाज ईएसआई अगर करवाता है तो इनको, और दूसरी बड़ी बात जो इसका कारण है कि जैसे सुपर स्पेशलिटी का हरियाणा में कोई प्रावधान नहीं, तो ईएसआई में ये जो 40% परिवारों में जो सुपर स्पेशलिटी की, खासतौर से कैंसर की और हार्ट की ऐसी समस्याओं के लिए जो रेट है वो सीजीएचएस रेट है, तो प्राइवेट अस्पताल भी इस रेट में इन मरीजों का इलाज करने को तैयार है, जबकि आयुष्मान के रेट पे कोई प्राइवेट अस्पताल इलाज करा रहा है। तो आपकी अगर 40% आबादी का इलाज हो रहा है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, ये सुपर स्पेशलिटी में राज्य सरकार का कोई खर्चा नहीं, केवल रेफर करना है, इलाज करवाना है और कॉरपोरेशन को बिल भेज देंगे, खत्म। तो ये एक बड़ा मतलब अगर इतनी बड़ी आप, क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूं कि जब कोई भयंकर बीमारी ऐसी कैंसर जैसी बीमारी परिवार में आती है तो बड़ा भयानक मतलब हालात होते हैं। बहुत सारे लोग इलाज के बारे में सोचना भी मतलब जो है ना सोचने से डरते, लेकिन अगर एक बार उनका इलाज शुरू हो जाता है तो उनका बहुत लोगों को इसका मतलब लाभ हो सकता है अगर ये इस प्रोग्राम, इस नियम, इस उसको ठीक ढंग से लागू करते। और दूसरा यह कि भाई आप, राज्य सरकार इससे पैसा भी कमा सकती है कि जो इसके जिला अस्पताल है, इसके जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पे अगर ये ईएसआई के मरीज का इलाज करेगी तो वहां इसको सीजीएचएस रेट पे पैसे मिलेंगे। नहीं, हरियाणा सरकार के पास ऐसा कौन सा अस्पताल है जिसमें वो सुपर स्पेशलिटी कर सके? मैं सुपर स्पेशलिटी भी और स्पेशलिटी दोनों की बात कर रहा हूं। जैसे मतलब पीजीआईएमएस रोहतक है, ये जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है करनाल का, मतलब जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उनका अपना बुरा हाल है बेचारे, वो खुद बीमार है। मेडिकल कॉलेज हमारे चारों, वहां पे कुछ पैसा मिल सकता है इनको इलाज करने का। मैं केवल हरियाणा का वासी है, हरियाणा का कार्ड है, तो उसको मतलब कुछ राज्य उन अस्पतालों को कुछ उससे आमदनी हो सकती, मेरा ये कहना है। नहीं तो आपका कहना तो वजह है, लेकिन ना तो हाँ, वहां पे फैकल्टी है, हाँ असली ना वहां पे सामान है, वो कारण वो काम करेंगे तभी तो बिल क्लेम करेंगे। अगर वो कोई सही व्यवस्था वहां बनाते हैं तो एक काफी संख्या में इनको वहां तो बनानी नहीं ना। असली कारण जो है वो सही तो बनानी नहीं, सही व्यवस्था बनाने का है कि मेरा ये मानना है कि अगर ये 40% आबादी इलाज अपने पैसे से कराएगी तो बाकी 60% आबादी को, उसमें से भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आर्मी के लोग हैं, इन सब का इलाज अपने अपने उसके होता है। कुछ थोड़े बहुत अमीर लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो आपके पास जो 20-25 लाख परिवार रह जाएंगे, उन पे आप वास्तव में अच्छी मात्रा में पैसे खर्च करके उनका इलाज करो, उनके लिए सुविधाएं आप मतलब बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा मानना है कि भाई इसमें सरकार ने इस साल भयंकर चूक की है कि इस सिस्टम को ना समझ कर, केवल ना समझी से
कोई पैसे का मामला नहीं है। कुल इसमें जो राज्य सरकार को जो इसमें जो खर्चा करना था वो कुल 50 करोड़ रुपया इनका खर्च होना था। 960 करोड़ अगर ये पूरा खर्च करते तो 50 करोड़ इनको, और जैसे अभी भी जो 400 करोड़ का जो दिया है इन्होंने, तो उसमें इनका करीब 60 करोड़ 40 करोड़ के करीब इनका खर्चा हुआ है, और 50 करोड़ और मिला करके ये पूरा 960 करोड़ का। नहीं, 960 करोड़ खर्च करते तो शायद 112 करोड़ टोटल, पर जो ऑलरेडी 400 करोड़ में से इन्होंने 50 करोड़ तो इन्होंने अब भी दिया है, 50 और मिलाते इसमें अगर, तो ये आराम से इसका 960 करोड़ का बजट बना सकते। और अगर 960 करोड़ का बजट बन जाए और उसको खर्च करने की नीयत हो और कैपेसिटी चाहे हो, तो फिर ये जो आज डिस्पेंसरियों की संख्या कितनी है? डिस्पेंसरियां जो हमारे पास इस टाइम 78 डिस्पेंसरियां हैं कॉर्पोरेशन की, उनको हम जो है उनको बढ़ा सकते हैं, ही नहीं आज उसमें सुविधाओं का सुधार कर सकते हैं, सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, और जिन सुविधाओं का अभी इमीडिएटली सुधार संभव नहीं है उनको आउटसोर्स कर सकते हैं इमीडिएटली, जिससे मजदूर को संभव तो करने की इच्छा हो तो उसी दिन हो जाता है, ना करें तो सारी उम्र भी ना करें। जी जी। तो ये बड़ा मतलब मेरे लिए दुख का हो रहा कि इतनी मेहनत और इस सब के बावजूद बजट का कम होना, ये एक कई बार तो लगता है कि शायद जानबूझ के कम किया होगा कि वही अच्छा ज्यादा मजदूरों की मांग उठाना चाहते हो, ये लो हम आपको जो है। नहीं, वो मीटिंग के दौरान सुपर सीएम जो है खुल्लर, वो खुल्लर साहब ने उसे कहा है कि मेरे को समझाना, लेकिन समझने के लिए उछल के नहीं पड़ा। एक में हमने जमीन दे रखी है कॉर्पोरेशन को, उन्होंने उन मुद्दों जो गैर जरूरी मुद्दे हैं जमीन दे रखी है उनके लिए, और हमने मेडिकल कॉलेज चालू करा दिया उनका, ये मुद्दे जो कि इस बजट संबंधी मुद्दे नहीं। लेकिन एक और पहलू है जो मेरे को थोड़ा सा जिसने मेरे को आश्चर्यचकित किया है। मैं नॉर्मली अभी तक खर्चे के बजट की स्टडी करता रहा हूं, आमदनी के बजट की स्टडी मेरा मुद्दा, मेरा क्षेत्र कभी नहीं था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ईएसआई से कितनी ये इनको कंट्रीब्यूशन आता है, कितना इनका अंशदान आता है इनको, राज्य सरकार को, उस पर नजर डाली जाए। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग एक मेरे को फैक्ट मिला कि इस साल इन्होंने, जो मेरी कही हुई बात है उसमें इन्होंने वो मांग शामिल कर ली कि हमने ईएसआई से इस साल 700 करोड़ लेना है। जबकि मतलब जो जिस तरह से 4000 मतलब 400 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो 400 करोड़ का 7/8 इनको मिलता है, 350 करोड़ के करीब इनको। पिछले साल भी यही फिगर थी। लेकिन इस साल की फिगर में एक तो पिछले साल की फिगर रिवाइज की उन्होंने कि 350 नहीं, हम 600 करोड़ लेंगे ईएसआई से, और अगले साल हम 700 करोड़ लेंगे। तो ये तो मैं मानता हूं कि इन्होंने मेरे जो प्रस्ताव थे वो इन्होंने उनको पढ़ा है, कुछ समझा है, लेकिन अब उसको मैं उनकी नासमझी कहूं, मूर्खता, मैं ये मैं तो कहूंगा ना, मैं ये मानता हूं कि भाई उनको ये जन विरोधी बैठे सारे वहां। ईएसआई कभी भी बगैर खर्चा हुए पैसा नहीं देता है। वो आपको थोड़ा एडवांस देगा, अप्रैल में देगा, फिर अक्टूबर में देगा, लेकिन अपने हिसाब से देगा पहले। फिर जब आप खर्च करोगे तब आप डिमांड करोगे तो आपको बाकी पैसा देगा। हालांकि वो मांग करता है, वो इनसे पहले ही बजट मांगता है क्या इस साल आप क्या खर्च करने वाले हो। तो इन्होंने जब ये प्रपोजल मतलब 400 करोड़ का बनाया, तो उसी हिसाब से वो इनको इसका 7/8 350 करोड़ का आधा जो है अप्रैल में दे देंगे, आधा इनको अक्टूबर में दे देंगे। लेकिन अगर ये 700 करोड़ लेना चाहते हैं तो इनको 800 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। 800 करोड़ का बजट बनाना पड़ेगा, नहीं खर्च करना पड़ेगा, मतलब बजट बना करके खर्च करना पड़ेगा। खाली बजट बनाना और खर्च करना, बजट बनाना एक पार्ट है और उसको एग्जीक्यूट करना दूसरा पार्ट है। तो इन्होंने जो 700 करोड़ की आमद दिखाई है कॉर्पोरेशन से, इसका मतलब है कि ये 800 करोड़ खर्च करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन वो मतलब खर्चे में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, आमदनी में रिफ्लेक्ट कर लिया आपने। आमदनी ले लिया उनसे 700 करोड़ आपने आ गई, लेकिन खर्चे के 800 करोड़ की जगह 400 करोड़ है। अब ये बीच के साल में इसका सुधार करेंगे। ये तो मतलब बग्गी के आगे घोड़ा बांध दिया उल्टा।
और मेरे को मतलब मैं अभी भी अपनी तरफ से ये सरकार को, मैं ये मेरी तरफ से एक मतलब जो सुझाव है कि इसको कैसे 800 करोड़ किया जा सकता है, मैं इसमें सरकार में कुछ मदद कर सकता हूं। आपकी कोई मदद उनको नहीं चाहिए? नहीं, मैं अपनी ओर से ऑफर कर रहा आप हूँ। ऑफर कर रहे हैं, बहुत मददगार बैठे क्योंकि मैं इसका एक आपको थोड़ा ऐतिहासिक को दिखाना चाहता हूँ कि 2009 में सुरीना राजन जी लेबर सेक्रेटरी बनी थी, तो उनके सामने ये एक मैंने प्रेजेंटेशन की थी कि ईएसआई का बजट कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उनको एकदम से बात समझ में आई कि ईएसआई का बजट तो एक ही तरीके से बढ़ सकता है कि हम स्वास्थ्य के जो मतलब सुविधाएं हैं जो उनका विस्तार करें, डिस्पेंसरियां बढ़ाएं, स्टाफ बढ़ाएं, और सब चीजें जब बढ़ेंगी तो उसका हमको बजट बढ़ेगा। तो उन्होंने अक्टूबर के महीने में ये प्रेजेंटेशन हुई थी और जनवरी में उन्होंने प्रस्ताव बनवा लिया था कि हमको कितनी डिस्पेंसरियां और खोलनी है, जिसमें गुड़गांव में उस टाइम पे केवल 3 डिस्पेंसरियां थी, चौथे डिस्पेंसरियां वहां हुई। फरीदाबाद में मतलब पृथला में, आईएमटी में ये डिस्पेंसरियां उसी टाइम पे चालू हुई। और अस्पतालों का प्रस्ताव तो वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसका भी हमने प्रस्ताव दिया था, लेकिन क्योंकि अगले 3 महीने में वो मार्च में वहां से उनका डिपार्टमेंट बदल गया, तो वो अगले 2 साल में 2014 में जाकर के वो प्रस्ताव शुरू हुआ 10। तो ऐसा नहीं है, कोई भी लेबर सेक्रेटरी अगर और ईएसआई के डायरेक्टर मेहनत करें तो आज भी ये काम किया जा सकता है। आज भी सुविधाओं का विस्तार करके आप 800 करोड़ खर्च कर सकते हैं। तो वो ऐसा करेंगे तो जनता को तो फिर बेहतर हो जाएगी, उनको तो। हाँ बिल्कुल, ये बेहतर, ये फ्री में बेहतर करने का जो आपके अपने आमद में जो आपने 700 करोड़ दिखाया, अगर आप वास्तव में वो 700 करोड़ लेने की इच्छा रखते हैं तो आपको 800 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। 800 करोड़ खर्च करेंगे तो मैं जानता हूं कि 30 लाख मजदूरों की स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार। तो ये मैं मतलब सरकार के सामने आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि इस पर अच्छे से विचार किया जाए और जो मजदूरों की सुविधाओं का जो हक है उनको दिया जाए। और इसमें मेरा जो मजदूर ट्रेड यूनियन के जो मतलब अधिकारी हैं, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के हों, वो भी अगर इन विषयों को राज्य सरकार के सामने सही से रखें तो संभावना है कि भाई सरकार की आंखें खुलें और इसके ऊपर कुछ कार्य मतलब हो। नेताओं को कहां फुर्सत है, उनके पास बहुत बड़े बड़े काम हैं, पूरे देश का। लेकिन मैं मानता हूं कि 30 लाख आबादी का मतलब है 1 करोड़ 20 लाख लोग, जो हिंदुस्तान मतलब जो हरियाणा की आबादी का 40% है, ये कोई कम नहीं है। और ये सब हरियाणा के वोटर भी होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है वोटर नहीं। अगर इनको अच्छा इलाज मिलेगा, अगर ये इनको सुविधाएं मिलेंगी तो ये इस चीज का नहीं, वोट लेने के लिए इलाज करने की जरूरत नहीं है। वोट लेने के लिए तो ज्ञानेश कुमार इनके पास है और ईवीएम मशीनें हैं, तो वोट के लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं है, कोई सुविधा देने की जरूरत नहीं। वोट लेने के लिए तो हिंदू मुस्लिम बहुत जरूरी है। और देश में जो धंधा ये कर रहे हैं इनको पूरा तरीका पता है, वोट कैसे लेना है, राज कैसे करना है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। जो आपने शुरू में बात उठाई कि ईएसआई की वसूली कानून से होती है, और अगर कोई मालिक ईएसआई जमा ना कराए तो उस पर आर्थिक दंड और जेल भेजने का प्रावधान है। लेकिन उन मजदूरों से इकट्ठे हुए पैसे को मजदूरों पे खर्च करने के लिए कोई कानून बाध्यकारी कानून नहीं। हाँ, कानून है, किताब में बंद है, बाध्यकारी नहीं है कि जो इनको मजबूर कर सके कि भाई आपको इलाज देना है। ये इलाज नहीं देते हैं तो इनका कोई नुकसान नहीं होता। और जिसका फल है कि आज ईएसआई के पास 2 लाख करोड़ के करीब की राशि इकट्ठी हो चुकी है। अगर मैं ठीक से मेरी समझ है तो 35,000 करोड़ रुपया हर साल वसूलते हैं और 25,000 करोड़ खर्च करते हैं। हाँ, इनके पास जो इतनी बढ़िया ये इंश्योरेंस कंपनी है, बाकी जितनी इंश्योरेंस कंपनी है वो तो ऑप्शनल है, किसी का जी करे तो पॉलिसी ले लो, जी करे तो मत लो। ये एक ऐसी कंपनी है जो जबरदस्ती तो वसूली करती है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने खर्च किया कि नहीं किया, क्या दिया आपने, इनको कोई। मैं अभी कल ही ईएसआई ने अपने ईएसआई अकाउंट 2024-25 अपलोड किए, जो ऑडिटेड अकाउंट होते हैं, फाइनल अकाउंट है, मतलब इसमें कोई पहले जो अकाउंट ये प्रेजेंट करते हैं थोड़ा
तो उसमें इन्होंने बताया कि इनके पास 24,000 करोड़ तो आया है मजदूरों से, मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया। और करीब 8,500 रुपया इनको मिला है ब्याज। तो 32.5 32, और करीब 250-300 करोड़ रुपया ये और स्कूल जो मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे उनकी फीस और ये सब मिला करके ये कलेक्ट करते हैं। तो 33-34 करोड़। 33-34, और इसमें से ये इनका जो खर्चा हुआ है वो हुआ है इनका करीब मतलब 28 करोड़ के करीब, जो 28,000 करोड़। 28,000 करोड़, हाँ जी, यानी तो 6,000 करोड़ के करीब इनका इस साल बचत, नेट सेविंग, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया इनका। पिछले सालों में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेविंग हर साल रही। तो ये इंश्योरेंस कंपनी कितना अच्छा बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है। डंडे के दम पे वसूली करो और फिर खर्चा अपनी मर्जी से करो, कोई पूछने वाला नहीं है। और इनके जो फाइनेंस के अधिकारी हैं उनको चिंता भी लगनी शुरू हो गई कि 10,000 करोड़ क्यों नहीं बच रहा है। हाँ, अब 10,000 बचा करता था तो 6,000। तो इसके लिए इन्होंने शुरू किया है कि जितने भी ईएसआई कॉरपोरेशन के द्वारा चलाए गए अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे सुविधाएं कैसे कम की जाए। वहां पे मतलब दवाइयां खरीदने में, स्टाफ की अपॉइंटमेंट करने में, ये सब चीजें जो है। और दूसरा एक दुखद पहलू ये भी है कि ईएसआई कॉरपोरेशन को 2013 से मेडिकल कॉलेज चला रहा है, लेकिन 90% फैकल्टी कंट्रैक्चुअल है। अभी 2 दिन पहले ही यूपी हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो पोस्टें रेगुलर काम करने के लिए होती हैं उन पर लगातार कंट्रैक्चुअल स्टाफ रखना ये न्याय संगत नहीं है। अब देखते हैं कितनी सरकारें इस कोर्ट के इस फैसले को राजीनाथ किसने पूछना, कोई चिंता नहीं, ऐसी कोर्ट हो गई है, ऐसी सरकार होगी। तो ये एक, अगर रेगुलर स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल हो तो वो स्टाफ सुविधाएं देने में, हर चीज में आपको एक अच्छा मतलब जो है ना वो मतलब काम, जहां पे आप टेम्परेरी स्टाफ रखेंगे वहां टेम्परेरी काम। आपने बताया 90% कंट्रेक्चुअल है जी, और टोटल वैकेंसी कितनी है कॉन्ट्रैक्चुअल होने के बावजूद भी? वैकेंसी इनके पास है करीब 40% इनकी सीटें वेकेंट हैं। फैकल्टी की 40% सीटें वेकेंट है ऑल इंडिया लेवल पे। 19 मेडिकल कॉलेज हैं इनके, 19 आज के दिन चालू के हैं। हाँ जी। अच्छा, वहाँ फैकल्टी है या नहीं है, मेडिकल कॉलेज का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, पर कॉलेज तो है, पता लगा हुआ है। और इस साल 10 और नए मेडिकल कॉलेज वो चालू करने, और नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा परमिशन ना दिए जाने के बावजूद चल रहे हैं। हाँ, मतलब नेशनल कमीशन ने तो रिजेक्ट किया हुआ था, लेकिन राज्य मतलब केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने धींगा मस्ती इनकी अंडरटेकिंग के नाम पर इनको धींगा मस्ती, भाई मेडिकल कॉलेज चलने के लायक तो नहीं है, हम परमिशन नहीं देते, पर सरकार कहते हैं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है परमिशन की, हम चलाएंगे, लड़कों से फीस लेंगे बच्चों से और उनको बिठा देंगे और 5 साल बाद डिग्री दे देंगे, जाओ भाई करो इलाज। अभी बसई दारापुर की स्थिति है कि वहां पर बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं, उन तीनों में कोई प्रोफेसर इनके पास नहीं। वहां पर भी 70% फैकल्टी इन विभागों में खाली। और लगभग ऐसी ही स्थिति हमारे यहाँ भी जी है, सभी जगह स्थिति ऐसी। बहुत बढ़िया काम चल रहा है आज। मोदी है तो मुमकिन है, क्या दिक्कत है, मोदी है तो मुमकिन है। चलो जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई। बाकी तो देखी जाएगी हालात जैसे चल रहे हैं कब सुधरेंगे। हाँ, हमारा काम है अपनी ओर से अपना एफर्ट जारी रखें। हमने तो मजदूरों को इलाज कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा। हमने तो बताना तो बता दिया, बाकी तो देखी जाएगी कब क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।